जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा मौजू, जिस पर गुफ्तगू अभी जारी है, और इस सिलसिले में आज की ये हमारी 5वीं वीडियो है। गुज़िश्ता वीडियो, जिसका नंबर 45 था, तकरीबन 26 मिनट की एक नशिस्त थी, और इसमें हमने बैंकों से दरअसल में जारी होने वाली लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी को ना सिर्फ पढ़कर देखा, बल्कि उसके साथ स्विफ्ट की तारीफ और स्विफ्ट कोड्स को भी समझा। इस सब के अलावा एलसी में इस्तेमाल होने वाले अनवाह इकसाम की इबारतों और तलफ़्फ़ुज़ात पर भी बात की थी। एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो है जिसमें एलसी से मुतालिक बुनियादी तस्वर को उजागर किया गया है। आपने अगर अभी तक हमारी वीडियो नंबर 44 और 45 नहीं देखी तो ना सिर्फ ज़रूर देखें, बल्कि नहायत ही तवज्जो से और गौर से, और शुरू से आखिर तक। हमें यकीन है आप हमारे लिए फिर ज़रूर दुआ करेंगे। तो फिर आज हम लेटर ऑफ क्रेडिट से मुतालिक किस मौजू पे बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मौजू जिस पर हम दावे से कह सकते हैं कि आपने कभी ना तो सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। यूट्यूब को तो छोड़ ही दें, क्योंकि हम इसे मुकम्मल तौर पे छान चुके हैं। यहाँ तो ऐसी किसी भी किस्म की वीडियो मौजूद ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है? वो है धोखा, बेईमानी, फ्रॉड, चीटिंग और 2 नंबरी। जी दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है? एलसी, तिजारत और बैनुल-अक़वामी कारोबार, ख़रीदो फ़रोख्त से नत्थी, धोखे की कहानियाँ, फ्रॉड और बेईमानियाँ, और यही सब कुछ हमारा आज का मौजू। और इन सब को बताने या समझाने का वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तालीम मुहैया करना है। अगर आप भी बैनुल-अक़वामी तिजारत का हिस्सा हैं या हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पूरे एतमाद और यकीन के साथ आगे बढ़ें। हम आपका साथ हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। हमारी वीडियोस को बागौर देखें और मामलात को समझें। अगर कभी आपको भी इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ जाए तो परेशान होकर पीछे नहीं हटना, बल्कि उसका मुकाबला करना है। बस यही हमारी ताकत है। इस बात को तो अपने पल्ले से बांध लें कि महारत, तजुर्बा और इल्म किसी की मेरास नहीं है। बस जो मेहनत करना जानता है, कामयाबी उसी का इंतज़ार कर रही होती है। गोरे हमसे ज़्यादा समझदार या अक्लमंद नहीं है, बस वो मेहनत करना जानते हैं। मगर वो भी सब ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ादी दी है फैसला करने की और अमल करने की। इसी तरह से अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद को भी आज़ादी दी है, उसको अपने आमाल में। नफ्स शैतान के घोड़े का नाम है, और ये घोड़ा हवस की खुराक खाता है। हवस मनफी लालच का दूसरा नाम है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी चले जाए, इंसानी आबादियों में हमेशा 2 तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे और बुरे। कौमियत, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और मुल्की हदूद से इन सब का कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, शैतान तो खाना काबा की पुरअज़मत मकाम पर भी मौजूद होता है। लिहाजा हमें इन्हीं हालात में जीना, और बस संभल कर और समझदारी के साथ। हमने हालात को थोड़ा ही बदलना है। हमने तो बस तिजारत करनी है, कारोबार करना है। हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ताजिर ही तो थे। इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कपड़े की तिजारत करते थे। अगर आज भी कभी आपको मक्कातुल मुकर्रमा में उम्रा या हज करने के नियत से जाना हो, तो देखिएगा मक्का टावर के ऐन सामने हरम की दूसरी तरफ एक पहाड़ी है, और उसकी दामन में कभी एक बाज़ार था जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कपड़े की दुकान हुआ करती थी। और फिर हमारे प्यारे नबी ने भी तो बस यही दर्स दिया है कि तिजारत और कारोबार में बरकत है। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी तिजारत की दुनिया ना सिर्फ बहुत ज़ालिम है, बल्कि बेरहम भी है, मगर इसके साथ मेहरबान और फैज़ भी बहुत है। देने पे आती है तो लुटा देती है, और जब लेने पे आती है तो खाली करके रख देती है। यहाँ तख्त भी है और तख्ता भी। तो चलें फिर आज हम देखते हैं कि कैसे अपने तख्त को तख्ता बनने से रोक सकते हैं। धोखे और बेईमानियों के साथ अपने आप को और अपनी तिजारत को ना सिर्फ बचाएंगे, बल्कि इस सब के साथ कारोबार भी करेंगे और कमाएंगे भी। यही वो मरहला होगा जब ये भी साबित होगा कि इस तरह के मामलात में एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, कितनी माविन और मददगार होती है, जबकि बग़ैर एलसी की तिजारत हो और फिर उसके ख़तरात भी हों।
सबसे पहले एक ऐसे इवेंट या मामले को देखते हैं जो कि बहुत ही आम या फिर कसरत से पाया जाता है। गरीब और कम तरक्की याफ्ता ममालिक के एक्सपोर्टर के साथ इस किस्म के मामला काफ़ी से ज़्यादा मरतबा देखा गया है। मछली के शिकार के मानिद यहाँ भी वही असूल कारफरमा होता है कि बड़ी मछली को पकड़ने की खातिर छोटी मछली कांटे पे लगाई जाती है और फिर बड़ी मछली फंस जाती है। तिजारत और कारोबार की दुनिया में जल्द तरक्की और कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा, बस ये दो ही अवामिल ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्टर की कमज़ोरी बनते हैं और बाज़ दफ़ा उसके बड़े नुकसान का सबब भी। अब होता कुछ यूँ है कि फ़र्ज़ कर लें फैसलाबाद के एक ताजिर को जो कि चावल का व्यापार है, उसे यूरोप के किसी मुल्क से एक छोटा सा आर्डर मिलता है। शुरुआत है, लिहाजा छोटे पैमाने से ही काम चलेगा। 20 मैट्रिक टन पाकिस्तानी बासमती चावल जिसकी कीमत अमेरिकन डॉलर में 800 फी टन तय पाई। फैसलाबाद का वो ताजिर फ़र्ज़ कर लें मलिक बशीर है। उसने मुशावरत की और ख़रीदार पर शर्त रखी कि वो चावल सिर्फ उस सूरत में ही एक्सपोर्ट करेगा जब उसे एडवांस में पेमेंट वसूल होगी। समझदार आदमी है। यूरोप के इंपोर्टर्स ने हामी भरी और तस्लीम कर लिया। 2 हफ्ते के बाद मलिक बशीर के पाकिस्तानी बैंक में 20 मैट्रिक टन चावलों की कीमत एडवांस में $16,000 मौसूल हो गए और उसके साथ ही इंपोर्टर ने यह भी इशारा दे दिया कि अगर चावल अच्छे या मियारी होंगे और बर वक्त तरसील होगी तो वो इसके साथ आइंदा मुस्तकबिल भी काम करता रहेगा और मुमकिन है कि ज़्यादा या बड़े ऑर्डर मिले। मलिक बशीर को और क्या चाहिए था, कीमत भी अच्छी और मुनाफा भी मुनासिब और सबसे बढ़कर एडवांस में अदायगी। लिहाजा उसने इस कारोबारी डील को लॉटरी समझा और बेहतरीन मियार के चावलों की शिपमेंट बर वक्त जैसा कि इंपोर्टर ने कहा था उसे भेज दी। जवाब में उसकी तरफ से शुक्रिया और पसंदीदगी का इजहार किया गया और पूछा गया क्या वो इसी तरह से मज़ीद 35 मैट्रिक टन चावल इसी कीमत पे मुहैया कर सकता है। मलिक बशीर की तो बाछें खुल गईं और फिर 2 हफ्ते बाद इसी तरह से एडवांस पेमेंट की अदायगी पर दूसरी शिपमेंट भी भेज दी गई। अरे ये तो बहुत ही अच्छा काम है और मुनाफा भी भर के है। चंद दिनों बाद मलिक बशीर ने मकामी मार्केट से अपना कारोबार, अपना काम आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया और जिसके साथ उसका कारोबार था वहाँ भी अब क्रेडिट पे माल देने के बजाय एडवांस पेमेंट का तकाजा करना शुरू कर दिया क्योंकि अब उसे एडवांस पेमेंट की लज्जत मालूम हो चुकी थी। तो दोस्तों फिर कुछ दिन बाद उसे एक और आर्डर आ गया और अब की दफ़ा बड़े महज़बाना तरीके से अदब से दरख्वास्त की गई कि एडवांस पेमेंट के बजाय साइट एलसी पर काम किया जाए। कुछ सोच विचार के बाद मलिक बशीर ने हामी भर ली और साइट एलसी से मज़ीद 30 मैट्रिक टन चावल उसे भेज दिए और 2 हफ्ते बाद फिर उसकी भी पेमेंट मौसूल हो गई। 5 या 6 कामयाब शिपमेंट के बाद अब इंपोर्टर्स ने अपना असल काम करना शुरू किया। उसकी तरफ से एक प्रपोजल दिया गया कि छोटी छोटी शिपमेंट से लागत में इजाफा होता है और मुनाफे का मार्जिन कम होता है, अब क्यों ना एक बड़ा काम किया जाए। मगर मसला ये है कि बड़ी शिपमेंट के लिए एडवांस पेमेंट का बंदोबस्त तो हो ही नहीं सकता और अगर हम एलसी से काम करते हैं तो बैंकों की चार्जेस और शराइत इतनी होती हैं कि हम फिर तंग आ जाते हैं। अगर क्लीन कलेक्शन की बुनियाद पर मलिक बशीर राज़ी हो तो फिर 1 लाख टन चावल की शिपमेंट वो ख़रीदने पर तैयार है। इतना बड़ा आर्डर और काम मलिक बशीर के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो तो बहुत ज़्यादा $1 तक की शिपमेंट कर सकता था, मगर यहाँ तो $80 लाख की मालियत की आर्डर की बात हो रही थी। इस ऑफर ने मलिक बशीर को हिला के रख दिया। दूसरी तरफ से चंद दिनों की खामोशी रही और फिर इंतज़ार होने लगा। अब छोटी छोटी शिपमेंट का आर्डर बंद हो चुका था। मलिक बशीर खामोशी से सोचता रहा, मशवरे करता रहा, वक्त गुजरता रहा। उसके इस तरह से एक्सपोर्ट के इस काम से चंद दूसरे ताजिर भी मुतासिर थे और वो भी उसके साथ मिलकर काम करना चाहते थे। लिहाजा 3-4 दीगर लोगों को मिलाकर मलिक बशीर ने फिर हामी भर ली। दरअसल में वो अब बड़ा काम करके ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता था क्योंकि वो लालच में आ चुका था। यही वो मरहला था जिसे बैरूनी इंपोर्टर लाना चाहता था। 2 माह बाद आखिरकार आर्डर फाइनल हो गया और इधर उधर से मांग कर, तांग कर और कुछ उधार करके मलिक बशीर ने 1 लाख टन चावल की शिपमेंट तैयार कर ही ली और कलेक्शन की बुनियाद पर यूरोप के दूर दराज एक मुल्क के इंपोर्टर को फिर उसने भेज दी, जिस पर अब उसका एतमाद कायम हो चुका था कि पेमेंट अब कहीं नहीं जाती, आएगी। बड़ा काम है, लिहाजा कुछ खतरा है, मगर कोई बात नहीं। और यही सब कुछ तो वो इंपोर्टर चाहता था।
शिपमेंट के कंटेनर्स इंपोर्टर के मुल्क की बंदरगाह पे पहुंच गए और उसके बैंक को दस्तावेजात भी मौसूल हो गए, उसकी भी इत्तला उसे मिल गई। अब एक लंबी देरी शुरू हो चुकी थी। मलिक बशीर के राब्ता करने पर उसे पैगाम मिलता कि वो इंपोर्टर अब काफ़ी बीमार है और अस्पताल में दाखिल है, बातचीत नहीं हो सकती। 3 हफ्ते के बाद पोर्ट पर शिपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लग चुके थे और दूसरी तरफ मलिक बशीर पर दीगर लोगों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था जिसने उससे उधार लिया था। एक दफ़ा उसने सोचा कि वो खुद ही इंपोर्टर के पास चला जाए और बात करे, मगर फिर पासपोर्ट बनने और वीज़ा लगने में भी 2-3 महीने तो लग ही सकते थे। 2 माह के बाद इंपोर्टर ने मलिक बशीर से रब्ता किया और उसे बताया कि बीमारी के इलाज की वजह से अब वो कंगाल हो चुका है और उसका माल नहीं खरीद सकता, लिहाजा वो अपनी शिपमेंट वापस मंगवा ले। अब मलिक बशीर के पांव तले से ज़मीन निकल चुकी थी। डराना धमकाना वो तो मिन्नत और समाज पर भी उतर चुका था क्योंकि वो खुद अब गले तक फंसा हुआ था और दूसरी तरफ से इंपोर्टर ने अब उसका फ़ोन सुनना और ईमेल का जवाब देना भी बंद कर दिए। क्लीन क्रैशर की शिपमेंट थी और इंपोर्टर वसूल करने से इनकारी था, तो ये सब कुछ कोई गैर कानूनी या जुर्म तो था ही नहीं कि उसके खिलाफ किसी मकाम पे शिकायत की जाती। इस सारे मसले का हल फिर एक दिन इंपोर्टर ने खुद ही दिया। मलिक बशीर को फ़ोन करके उसे ऑफ़र दी कि अगर वो राज़ी हो तो उसकी शिपमेंट वो $800 फी टन के बजाय $200 फी टन पर ख़रीद सकता है और पेमेंट भी फिर 3 माह के बाद किस्तों में होगी। बड़ी कोशिश के बाद $250 फी टन पे मामला तय पा गया, जिसमें आधी पेमेंट की अदायगी 1 माह में होगी और बकिया 3 माह में। चलो फिर मुआहदे पर दस्तखत करो और अपने बैंक को इतला कर दो, उसे मुतल्ला कर दो और फिर मामला ख़त्म। अब मलिक बशीर आसमान से ज़मीन पर गिर चुका था। उसका मकामी कारोबार तो पहले ही बहुत कम हो चुका था और एक्सपोर्ट में जो कुछ उसने कमाया था उससे ज़्यादा अब उसका नुकसान हो चुका था। साख और नेक नामी अलग से ख़राब हो चुकी थी। ये थी बैनुल अक़वामी तिजारत में फ्रॉड और धोखे की एक कहानी जो कि बहुत ही आम है। गरीब और तरक्की पजीर ममालिक के मासूम ताजरों से ऐसा सब कुछ कसरत से होता है। इनमें अक्सर बदनामी के खौफ से खामोश रहते हैं, मगर इनका असल में दिवालिया निकल चुका होता है और बाज़ औक़ात खुदकुशी के वाक़यात भी देखने में मिलते हैं। अब अगर मलिक बशीर लालच में ना आता और जिस कदर उसके कारोबार की सकत थी इतना ही काम करता और एलसी पे कायम रहता, तो उसके साथ मकामी मार्केट में अपना कारोबार भी जारी रखता, तो उसके साथ फिर ये सब कुछ ऐसा ना होता। बहरहाल अब उसके साथ जो होना था वो हो चुका, मगर हम आपको होशियार करते हैं कि मलिक बशीर बनने से अपने आप को रोकिएगा। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं एक और तरीका वारदात की तरफ। मलिक बशीर से तो ये गलती हुई थी कि उसने एलसी को छोड़ दिया था, मगर इस नए मामले में तो एलसी मौजूद है और वह भी साइट की, और एलसी जारी करने वाला बैंक भी मशहूर और काबिल भरोसा है। तो फिर यहाँ कैसे फ्रॉड और धोखा होता है, चले फिर देखते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि मलिक बशीर की जगह एक फ़र्जी नाम चौधरी नज़ीर आते हैं और वह भी चावलों का कारोबार करते हैं और मलिक बशीर का मामला उनके इल्म में है। वो भी एक होशियार ताजर हैं और फैसला कुछ कर चुके हैं कि कभी भी एलसी के अलावा अपना माल का फ़रोख्त नहीं करेंगे। अब देखते हैं उनके साथ कैसे मामला होता है। चौधरी नज़ीर के यहाँ बाकी सारे मामला तो तकरीबन सीधे साधे और वैसे ही थे जैसे कि अमूमन होते हैं, बस शिपमेंट की मालियत या साइज़ बड़ा था, जैसा कि इस तरह के वाक़यात में अक्सर होता है। चौधरी नज़ीर ने साइट एलसी पर शिपमेंट रवाना करने के बाद तमाम तर दस्तावेज़ात लाकर अपने बैंक में जमा करवा दिए और ड्राफ्ट अब बिल्कुल निगोशिएट करवा के उसकी कीमत या फिर रकम पहले ही वसूल कर ली। अब इंपोर्टर को जैसे ही नॉन निगोशिएबल दस्तावेज़ात का सेट मिलता है या फिर उसको शिपमेंट की एडवाइस मिलती है, वो फ़ौरन अपने मकामी अदालत या मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त देता है कि इस एलसी के एवज़ आने वाली शिपमेंट का मेयार गैर तसल्ली बख्श है या फिर उसे शक है कि पूरा माल उसे नहीं भेजा जा रहा। लिहाजा नुकसान के अंदेशे पर एलसी जारी करने वाले बैंक को एक स्टे ऑर्डर दिया जाए कि अदालत की निगरानी में शिपमेंट की तसल्ली बख्श होने तक पेमेंट की अदायगी रोक दी जाए। अदालत या मकामी मजिस्ट्रेट इंपोर्टर की दरख्वास्त पर ऑर्डर कर देता है या फिर ऑर्डर कर सकता है और फिर उसके साथ एक नोटिस जारी कर देता है। लो भाई, गई भैंस पानी में। अब मामला 2 से 3 महीने तक गया। इस अदालती हुक्मनामे की बुनियाद पर एलसी जारी करने वाला बैंक निगोशिएटिंग बैंक की पेमेंट की अदायगी को फिर रोक देगा और अदालती हुक्मनामे की कॉपी निगोशिएटिंग बैंक को रवाना कर देगा और उसके साथ ही एक्सपोर्टर
और बैंक को भी अदालत की तरफ से पेशी का नोटिस मौसूल हो जाएगा। एक्सपोर्टर का बैंक चूंकि ड्राफ्ट या बिल परचेज कर चुका था, लिहाजा उसे सबसे ज़्यादा परेशानी या फिक्र सताने थी है। और इस मौके पर वो बैंक एक्सपोर्टर पर दबाव या मुतालबा करता है कि इंपोर्टर के साथ अपने मामला को फौरी तय करे और इस स्टे ऑर्डर को हटवाने की कोशिश करे ताकि जल्द अज जल्द रुकी हुई पेमेंट बैंक को मौसूल हो सके। अब इस सारे खेल का वाहिद मकसद इंपोर्टर की तरफ से यहाँ मकामी एक्सपोर्टर को मजबूर करना होता है कि वो शिपमेंट की कीमत में डिस्काउंट या कमी करे, और ये डिस्काउंट 5 या 10% नहीं होता, बल्कि कम से कम 40% से शुरू होकर 70% तक जाता है। अब अगर एक्सपोर्टर इसकी बात मान ले तो फिर वो तो गया काम से। इस सारे मामले में तहम्मुल और सब्र के साथ समझदारी से मामले को सुलझाना होता है, ना कि निगोशिएटिंग बैंक की तरफ से एक्सपोर्टर को दबाव में लाकर मजबूर करना कि वो इंपोर्टर की बात मान ले। बैंक एक बड़ा मालियाती इदारा होता है, जबकि एक्सपोर्टर महज एक कस्टमर। इस तरह के मामलात में बैंक ने ही बहुत अहम किरदार अदा करना होता है। सबसे पहले अदालती नोटिस के जवाब में मकामी सतह पर मौजूद बैनुल-अक़वामी सतह के मामलात को देखने वाले वकला से मुशावरत की जाती है और उन्हीं की मार्फत इंपोर्टर के मुल्क में एक वकील का बंदोबस्त किया जाता है, और ये सब कुछ बैंक की तरफ से होता है। वह वकील इस नोटिस के जवाब में निगोशिएटिंग बैंक की तरफ से वकालतनामा और पटिशन अदालत या मुजस्सिर के सामने जमा करवाता है, जिसमें इल्ज़ामात की नफ़ी की जाती है और इस स्टे ऑर्डर को फ़ौरन ख़त्म करने की इस्तता की जाती है। इब्तदाई चंद पेशियों के बाद वहाँ की अदालत शिपमेंट को गैर मुतल्लका एजेंसी से मुआयना करवाती है, इंस्पेक्शन करवाती है, और तसल्ली बख्श रिपोर्ट पर मुकदमे की दरख्वास्त फिर खारिज कर दी जाती है। और उसके साथ ही पेइंग बैंक या एलसी जारी करने वाले बैंक को पेमेंट की अदायगी के अहकाम जारी हो जाते हैं। इसके बाद एक और दरख्वास्त इसी अदालत में जमा करवाई जाती है, जिसमें इंपोर्टर्स की गलत बयानी को लेकर अदालती कार्रवाई के तमाम तर अखराजात और बमा लेट पेमेंट का सूद और हर्जाना अदा करने की भी दरख्वास्त की जाती है, और अमूमी तौर पर इस किस्म की दरख्वास्तें कबूल हो जाती हैं और फिर उस इंपोर्टर को उसके किए की सज़ा मिलती है। अगरचे इस सारे वक्त में वो एक्सपोर्टर पर मुसलसल दबाव डालता रहता है कि वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, उसे छोड़ेगा नहीं, वगैरह वगैरह। याद रखिए, हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि कारोबार की नौयत के सामने रखते हुए ये फैसला करना होता है कि किस बैंक में एक्सपोर्टर या कस्टमर ने अकाउंट खुलवाना है, और उसका फैसला इंतहाई सोच विचार के बाद किया जाता है। अब अगर यहाँ एक्सपोर्टर को बैंक उसकी मदद ना करता तो फिर वो परेशानी में मारा जाता, और ऐन मुमकिन है कि निगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर के खिलाफ ही मकामी अदालत में अदायगी का दावा दायर कर दे। समझदारी से बैंक के इंतखाब के फैसले ने इस तरह के मामलात में एक्सपोर्टर को अपने बैंक की तरफ से ना सिर्फ मदद और मुशावरत मुहैया की, बल्कि तमाम तर अखराजात और नुकसानात भी फिर इंपोर्टर को बर्दाश्त करना पड़े और उसे फिर अपने किए की सज़ा मिली। अब यहाँ सवाल यह है कि इन दोनों तरह के वाक़यात और इनसे मिलते जुलते हालात से बचने के लिए मुख्तसरन क्या इक़दाम किए जाए। तो सबसे पहले नंबर 1, इंपोर्टर्स की तादाद को बढ़ाएं और बड़ी शिपमेंट या ऑर्डर को उनमें तकसीम कर दें, या फिर हमेशा बड़े ऑर्डर के साथ एक दूसरी पार्टी से मामलात को जारी रखें। अब अगर ऐसा सब कुछ होने के इशारे मिलने लगे तो वक्त ज़ाय किए बगैर दूसरी पार्टी से सौदा तय करें और रुकी हुई शिपमेंट का रुख उसकी तरफ मोड़ दें। अलबत्ता उसे ये सारी कहानी सुनाने की फिर कतई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 2, हमेशा फर्स्ट क्लास बैंक की एलसी पर काम करें और किसी भी तरह के हालातों एलसी को छोड़कर किसी अजनबी या दूर पड़े के इंपोर्टर पर भरोसा हरगिज़ ना करें। नंबर 3, इंपोर्टर को इस बात पर राज़ी करें कि फाइनल शिपमेंट क्लोज करने से पहले एक तीसरे फरीक या अच्छी रेटिंग के हामिल एजेंसी या फर्म से शिपमेंट का मुआयना करवाया जाए, और फिर ये इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट शिपमेंट के बाकायदा दस्तावेज़ात को हिस्सा बनाकर इंपोर्टर के बैंक को रवाना किए जाएं। ये इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट शिपमेंट के म्यार पर उठने वाले शकूक व शुबहात को ख़त्म कर देते हैं, और दूसरी तरफ अदालत में इंपोर्टर के खिलाफ बतौर गवाही पेश किया जा सकता है। लिहाजा इंपोर्टर अपने मुल्क के मकामी अदालत में जाने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा। इन सब के साथ एक नया तरीका जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है और इस पर हम बात कर लेते हैं, एग्जीबिशन, जिसका उर्दू में मायने है नुमाइश। अब दोस्तों, कारोबार हो या तिजारत, माल तो वही बिकता है जो दिखता है। अब खरीदार या इंपोर्टर को मालूम ही नहीं होगा तो एक्सपोर्टर किसे फिर अपना माल फरोख्त करेगा।
लिहाजा मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इस तरह की नुमाइशों का इनेकाद हुकूमती सतह पर भी और निजी सतह पर भी होता रहता है। और ये सिलसिला सबसे पहले जापान ने 1950 की दिहाई में शुरू किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया में फैल गया। और यकीनन एक शानदार इंतज़ाम होता है जहां इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स माल को देखकर और बातचीत करके तिजारत को बढ़ाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हालिया दुबई में होने वाली नुमाइश एक्सपो 2020 है। बहरहाल एक अच्छी चीज़ है, मगर इसकी ओट में बहुत सारी ऐसी जाली और फ्रॉड कंपनियां होती हैं जिसका मकसद ही जालसाजी से रकूमात ठगना होता है। ये इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट कंपनियां इस तरह के मुनाकिद नुमाइशों में पहुंच जाती हैं और स्टॉल वगैरह लेकर अपने नुमाइंदों को वहां बिठा देती हैं, जो कि इस तरह के मामलात के लिए पहले से तरबियत याफ्ता होते हैं। दूसरी पार्टी को पहचान कर और देखभाल करके ये अपना काम शुरू करते हैं। आम आवाम या विजिटर को ये ज़्यादा फिर घास नहीं डालते। पार्टी की ज़रूरत और काम की नौयत को देखते हुए उस कंपनी का नुमाइंदा सोच समझकर इंतहाई मुनासिब डील ऑफर करता है, जो कि दूसरी या हकीकी पार्टी के लिए फिर नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं होता। और वो खुश हो जाता है कि इस नुमाइश में उसका आना सूदमंद हुआ। फिर इस डील को मुस्तहकम बनाते हुए कंपनी का नुमाइंदा बताता है कि उसे टारगेट पूरा करने हैं और अगर वो डील को फाइनल कर ले तो उसके ज़ाती ताल्लुकात या कोशिश से उसे मज़ीद रियायत भी मिल सकती है और उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। याद रखें कि शुरुआती ये कंपनियां कभी भी एलसी पे काम नहीं करती, बल्कि हमेशा एडवांस पेमेंट पर ही शिपमेंट को भेजी जाती है। और इस तरह के मामलात में चाइना की कंपनियों का एक मखसूस रिवाज है। बहरहाल जैसे ही एडवांस पेमेंट की अदायगी होती है, वो कंपनी या उसका नुमाइंदा फिर गायब हो जाते हैं। उसके बाद कोशिश और राब्ता करने पर कंपनी की तरफ से सिर्फ ये बताया जाता है कि एक्सपोर्टर ने जिस शख्स को एडवांस पेमेंट की मद में अदायगी की थी वो तो उसका मुलाजिम या नुमाइंदा था ही नहीं, लिहाजा कंपनी उस शख्स के ज़ाती लेन देन से कोई सरोकार नहीं रखती, जबकि हकीकत में ये सब कुछ मिली भगत होती है। अरे भाई, फिर नुमाइश में तुम्हारी कंपनी को इजाज़त कैसे मिली और वो शख्स तुम्हारी इजाज़त के बगैर वहाँ जाकर बैठ गया कैसे? मगर अब चूंकि ये सब फ्रॉड था तो बस बातें ही बातें। अगर किसी सतह पर आप शिकायत करने जाएंगे तो पहले तो यही मालूम होगा कि ऐसी कंपनी का तो कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर आपने उसको एडवांस पेमेंट क्यों की? मामला ख़त्म। दोस्तों, याद रखने की बात है कि ऐसी तमाम नुमाइशों से मालूमात और तफसीलात इकट्ठी की जाती हैं और फिर बाद में आराम से बैठकर इन सब का तज्जिया किया जाता है। कंपनी के नुमाइंदों से कभी कोई डील नहीं की जाती, बल्कि हमेशा कंपनी से डायरेक्ट मामला तय किए जाते हैं। और वही आखिरी बात कि एडवांस पेमेंट की जब भी बात हो फ़ौरन कोशिश करें कि एलसी पे मुंतकिल होया जाए। अब यहाँ हमारे अक्सर दोस्त एक्सपोर्टर शाकिर नज़र आते हैं कि चीन में माल ख़रीदने जाओ तो वहाँ हमेशा एडवांस पेमेंट का ही मुतालबा किया जाता है, वरना उनकी फैक्ट्रियों में फिर माल ही तैयार नहीं होता। अब हम क्या कहें, ऐसा सब कुछ तो यहाँ पाकिस्तान में भी होता है। आप गाड़ी बुक करवाने जाते हैं तो मुकम्मल कीमत का पे ऑर्डर बनवाकर कार डीलर को जमा करवा देते हैं बतौर एडवांस पेमेंट अदायगी, जबकि आपको गाड़ी की डिलीवरी 3 माह बाद मिलती है। ऐसा क्यों? दरअसल में तिजारती कंपनियां ये चाहती हैं कि हमारे कस्टमर हम पर पूरा भरोसा करें, मगर हम अपने किसी कस्टमर पर भरोसा ना करें। अगर ये कंपनियां इतनी ही नेक हैं तो फिर 10 या 20% अदायगी पर बुकिंग करती और बकिया के 80% कीमत की अदायगी डिलीवरी पर वसूल करती, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि ये फिर कंपनी की पॉलिसी है। अब लेना है तो लो, वरना फिर आगे बढ़ो। अपने आज के इस प्रोग्राम में चलें एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और अब इंपोर्टर्स के मामलात को छोड़कर 2 नंबर एक्सपोर्टर्स की तरफ आते हैं। इस बैनुल-अक़वामी तिजारत के पर्दे में वो क्या क्या कुछ कर रहा होता है। तिजारत में इंपोर्टर की निस्बत एक एक्सपोर्टर का स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मुल्की सतह पर उसको ना सिर्फ इज़्ज़त और तौक़ीर की नज़र से देखा जाता है, बल्कि उसकी बात, राय और शिकायत वगैरह तवज्जो से सुनी जाती हैं, क्योंकि वो मुल्क और कौम की खातिर फॉरेन एक्सचेंज का बंदोबस्त कर रहा होता है। इसी भीड़ चाल में फिर काली भेड़ें भी शामिल हो जाती हैं। एक्सपोर्ट में एक बेईमानी तो बहुत ही आम है कि किसी दूसरे का कामयाब कारोबार ख़राब कर दो और फिर उसकी जगह खुद ले लो। कैसे? चावल की मिसाल को सामने रखते हुए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पाकिस्तानी बासमती चावल के बैनुल-अक़वामी मार्केट में $800 फ़ी टन है और कुछ लोग या कंपनियां इस रेट पर या करीब तर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के इंपोर्टर को चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में एक एक्सपोर्टर आता है और देखता है कि वो नया है और कोई उससे चावल नहीं ख़रीद रहा। अब वो सबसे पहले
इन इंपोर्टर्स को ऑफर देता है कि वही चावल जो $800 में दूसरों से खरीद रहे हैं उसे $650 या $700 में मुहैया कर सकता है। $100 फी टन एक बड़ी रकम होती है। लिहाजा चंद इंपोर्टर्स ने पुराने एक्सपोर्टर पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अगर उन्होंने अपने रेट्स कम करके $700 फी टन ना किए तो वो उनसे माल लेना बंद कर देंगे। याद रखें कि एक्सपोर्ट में मुसलसल सप्लाई लाइन बनाने की खातिर काफ़ी आगे तक खरीदारी करनी पड़ती है या फिर सप्लायर से एडवांस में बुकिंग करवाई जाती है। जैसे कि मौसमी फल आम है जिसमें एक्सपोर्टर 4 माह पहले ही पूरे के पूरे आम के बागात के सीज़न खरीद लेता है ताकि बर वक्त शिपमेंट की एक्सपोर्ट की यकीनी बनाया जा सके। अब अगर ऐन वक्त पर उसका ऑर्डर मनसूख हो जाए तो फिर सोचें उसे कैसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ इस नए एक्सपोर्टर को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि खालिस बासमती चावल किसी भी सूरत में $780 फी टन पे मुहैया नहीं हो सकता, मगर फिर भी उसने $700 के रेट दे दिए। अब जब इंपोर्टर ने उसे राब्ता कायम किया और उसे ऑर्डर देने शुरू किए तब वो क्या करता, उसने बासमती चावलों के साथ इरी 6 या इरी 9 मिक्स कर दिए ताकि अपनी कॉस्ट को पूरा कर सके और फिर उसने शिपमेंट भी कर दी, पेमेंट भी हो गई और उसके साथ ही शिकायत भी कि माल ख़राब था। मगर परवाह किसे थी, क्योंकि उसका मकसद तो कुछ और था। और फिर हुआ भी वही कि जब वही इंपोर्टर वापस अपने पुराने एक्सपोर्टर की तरफ गया तो फिर उसने मना कर दिया, क्योंकि अब वो इस इंपोर्टर की जगह किसी और को दे चुका था। देखिए कैसे इस एक्सपोर्टर ने एक शरीफ और कारोबारी इंपोर्टर को नुकसान से दो चार कर दिया। इसी से मिलती जुलती और बहुत सारी मिसालें हैं। शिपमेंट में माल के मेयार को या क्वालिटी को कम कर देना या मिकदार में कम करना वगैरह, ये तो फिर आम सी बात है। या फिर तयशुदा माल की जगह कुछ और आइटम भेज देना। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक ही वक्त में एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और इंपोर्ट भी। वो जानते हैं कि मकामी सतह पर बैंकों से डॉलर्स की लेन देन में फी डॉलर कम से कम 1 से 2 रुपए का फ़र्क पड़ता है। इस सब के अलावा विदहोल्डिंग टैक्स और बैंक चार्जेस फिर अलग से लागू होते हैं और वो फिर ये काम करते हैं कि एक्सपोर्ट में ओवर इन्वाइसिंग और इंपोर्ट में अंडर इन्वाइसिंग से डॉलर्स की एक अच्छी मिकदार बैरूनी मुल्क रोक लेते हैं और इसी डॉलर्स को इंपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें फिर काफ़ी फ़ायदा होता है। या फिर दीगर ज़रूरियात या अखराजात के लिए वो ये रकम इस्तेमाल करते हैं। इससे मुल्क को नुकसान होता है और मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर में कमी वाक़ होना शुरू होती है, जिसका नतीजा फिर डॉलर्स के मकामी करेंसी रुपए में कीमत का बढ़ना शामिल है। इसी तरह से यही एक्सपोर्टर या इंपोर्टर एक ख़ास मकाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी ज़रिया बनते हैं या फिर बन सकते हैं, और जिस पर हमने बाकायदा वीडियो नंबर 29 से लेकर वीडियो नंबर 32 तक पहले ही अपलोड की है। हमारा आज का ये मौजू काफ़ी वसी और पेचीदा है और हमने मुनासिब हद तक इस पर गुफ्तगू कर ली है। अगरचा इस सब के अलावा और भी बहुत कुछ इस बैनुल-अक़वामी तिजारत के पर्दे के पीछे चल रहा होता है, मगर वही बात कि तालीम, तजर्बे और महारत किसी के मेरास नहीं है और इस पर फिर सबका बराबर हक है। हम अपनी आज की इस नशिस्त को यहीं मुकम्मल करते हैं और इसके बाद हमारी आने वाली वीडियोस UCP 600 के आर्टिकल्स के बारे में होगी। ये आर्टिकल्स या कायदा लेटर ऑफ क्रेडिट की बुनियाद हैं और इनमें हर एक शख्स या पार्टी की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ का तयन कर दिया जाता है। ज़रूर देखिएगा। अब हमें इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।